ऐसा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मोदी की पहली से लेकर 7वीं कसम तक की पूरी कहानी दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए 27 साल बाद पूरी हुई मोदी की पहली कसम, जो उन्होंने 1992 में खाई थी। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। जम्मू कश्मीर से सेना को हटा देगी। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। आरंभ है प्रचंड। ये न्यू इंडिया का नया कश्मीर है। मोदी शाह का मिशन कश्मीर पूरा हुआ। मोदी है तो धारा 370 हटाना मुमकिन है। सब देखते रह गए, सब सोचते रह गए, सब कयास लगाते रहे। कुछ नजरबंद रहे, कुछ खामोश रहे, कुछ ने धमकियां दी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो वो किसी की नहीं सुनते। ये मोदी का नया इंडिया है और नए इंडिया का नया कश्मीर। इसकी बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई थी जब वो 2019 चुनाव की तैयारियों में जुटे थे। किसी को एहसास भी नहीं हुआ था कि कश्मीर पर जो कुछ बड़ा होने वाला था वो इतना बड़ा होगा कि विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। कश्मीर पर मोदी सरकार ने सचमुच बहुत बड़ा फैसला लिया है। महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत की मीटिंग में हाईकमान ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का फैसला हुआ। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के पास विरोध करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। लिहाजा सदन के अंदर और बाहर कश्मीर पर जंग जारी रखने का ऐलान किया। मगर कोई इनसे पूछे कि कश्मीर पर असली जंग तो जीत ली गई है। अब कांग्रेस और बाकी दल कश्मीर को लेकर किस जंग की बात कर रहे हैं?
जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है उसके बारे में जानकर हर हिंदुस्तानी को इस फैसले पर नाज होगा। ये फैसला देश के हित में है। ये जन्नत को धारा 370 से आजादी मिलने का जश्न है। संसद से लेकर देश के कोने कोने में सड़कों पर कश्मीर से धारा 370 हटाने की खुशी हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर देखी जा सकती है। कश्मीर पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले से सारा देश बहुत खुश है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का संकल्प लिया था। मोदी और शाह ने अपना मिशन कश्मीर पूरा कर लिया है। अब कश्मीर से आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान परत सोच का दफन हो जाना लाजमी है। इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश, राकेश, रजत और जम्मू से तापस और अजय जांडियाल की रिपोर्ट। 5 अगस्त को मोदी की धारा 370 वाली पहली कसम पूरी हुई तो उसके ठीक 8 दिन पहले 3 तलाक वाली दूसरी कसम भी पूरी हो चुकी थी, जिसकी पटकथा आरएसएस और बीजेपी ने कुछ साल पहले ही लिखी थी। दूसरी कसम 3 तलाक से आजादी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए। महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा ये भी मिले, भेदभाव से भी मुक्ति मिले, इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। तमाम रुकावटों के बावजूद, कट्टरपंथियों और विपक्ष के विरोध के बावजूद 3 तलाक कानून बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम इसलिए प्रतिबद्ध है ताकि मुस्लिम बहनों को एक बहुत बड़े जीवन संकट से मुक्ति मिल सके। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाने की जो कसम मोदी ने खाई थी उसे भी पूरा करके इतिहास रचा जा चुका है। वैसे 3 तलाक वाली सौगंध बहुत पुरानी नहीं थी, मगर इसे लेकर देश में 1984 से ही विवाद चला रहा था। जब शाहबानो मामले में राजीव गांधी सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था, जिससे कोई मुस्लिम तलाकशुदा महिला पति से गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकती थी। मोदी सरकार के एजेंडे में ये मामला 2017 में तब मुख्य रूप से शुमार हो गया जब शायरा बानो नाम की एक महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध ठहरा दिया। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार 2017 में ही 3 तलाक के खिलाफ संसद में बिल लेकर आई, मगर लोकसभा से पास होने के बाद विधेयक राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के चलते अटक गया। कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, उनके हक के लिए कोई जगह है क्या? पार्लियामेंट में कानून रोक करके बैठ जाते हैं। मगर सरकार ने 3 तलाक प्रथा को खत्म करने का संकल्प लिया था, लिहाजा सितंबर 2018 में पहली बार अध्यादेश लाया गया जिसमें 3 तलाक देने पर पति को 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया। दिसंबर 2018 में दूसरी बार बिल को सदन में रखा गया, मगर दूसरी बार भी बिल पास नहीं होने पर सरकार ने दोबारा अध्यादेश जारी किया और फिर फरवरी 2019 में तीसरी बार भी अध्यादेश के जरिए 3 तलाक पर अपने स्टैंड पर अड़ी रही।
दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पहले सत्र में ही मोदी सरकार ने बिल को सदन में पेश किया और मोदी के इस बयान से कांग्रेस पानी पानी हो गई। उन्होंने उस समय के कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से क्या बातें निकलती थी वो उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है, जब वो शाहबानों का मसला चल रहा था तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। देखिए गंभीर बात है, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वांट टू लाई इन द गटर, लेट देम बी। हालांकि कांग्रेस और एसपी नेताओं सहित ओवैसी ने भी बिल का संसद में जोरदार विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती। मगर इस बार किसी का विरोध काम नहीं आया और लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी बिल पास कराकर मोदी सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की जंजीरों से आजादी दिला दी। नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी कसम भी पूरी की है। बीजेपी और संघ का एजेंडा एक देश एक विधान का है। इसी कड़ी में एक देश एक टैक्स की बात हो रही थी। जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने जीएसटी लागू कर इतिहास रच दिया और अपनी तीसरी कसम भी पूरी कर दी। मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को एक देश एक टैक्स की कसम पूरी हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने देश को अलग अलग टैक्स के झंझट से मुक्ति दिला दी थी। आधी रात में ऐतिहासिक फैसला हुआ, इसलिए संसद को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। जैसे 15 अगस्त 1947 की आधी रात को देश आजाद हुआ था, उसी तरह 1 जुलाई 2017 की आधी रात को देश में टैक्स क्रांति का सपना साकार हुआ। कुछ देर बाद देश एक नई व्यवस्था के ओर चल पड़ेगा। 125 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। जीएसटी की ये प्रक्रिया ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है, ऐसा मैं नहीं मानता। जीएसटी लागू होने से पहले देश में अलग अलग तरह के कई टैक्स लागू थे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, सेस, राज्य शुल्क, वैट, सेंट्रल सेल टैक्स और लग्जरी टैक्स जैसे कई तरह के शुल्क लगते थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में कई खामियां थी। उत्पादन से लेकर बाजार पहुंचने तक लागत कई गुना बढ़ जाती थी। साथ ही कारोबारियों के लिए भी अलग अलग तरह के टैक्स भरने का झंझट था। लेकिन एक देश एक टैक्स लागू कर मोदी सरकार ने बड़ा टैक्स सुधार किया। जीएसटी के तहत 0, 5, 12, 18 और 18 प्रधानमंत्री मोदी एक एक कर अपनी हर कसम पूरी करते जा रहे हैं और हर कसम पूरी होते ही देश में नया इतिहास बन जाता है। मोदी के इसी कार्यकाल में उनकी चौथी कसम पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। ये कसम है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे तो राम मंदिर की कसम बीजेपी की पहली कसम है, जो पार्टी के एजेंडे में 1989 में शामिल हुई। फिर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। आडवाणी की रथ यात्रा से वीएचपी का राम मंदिर आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया। आस्था और भावनाओं का ज्वार कुछ इस कदर उमड़ा कि मंदिर निर्माण के लिए
उग्र हुए कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढहा दिया। राम मंदिर वो ही मुद्दा है जिसके बहाने विरोधी बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताते रहे हैं, मगर बीजेपी ने कभी भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा। 1949 में पहली बार कोर्ट पहुंचा मंदिर विवाद सालों से सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है। आप जानते हैं, जब अयोध्या का केस चल रहा था, कांग्रेस के नेता, राज्यसभा के सदस्य सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 2019 तक केस मत चलाओ, क्योंकि 2019 तक कहीं चुनाव है। क्या भाइयों बहनों, देश के न्याय तंत्र को इस प्रकार से राजनीति में घसीटना उचित है क्या? क्या देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उन पर इस प्रकार का दबाव डालना चाहिए क्या? लेकिन कांग्रेस के लोग बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कहने की हिम्मत करते हैं। इन्हीं तेवरों के साथ मोदी सरकार साधु संतों, सियासतदानों और आम लोगों में ये भरोसा पैदा कर चुकी है कि राम मंदिर बनेगा तो मोदी के राज में ही बनेगा। मोदी साल 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तभी से लोगों की उम्मीदें राम मंदिर को लेकर बढ़ चुकी हैं। संसद में कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण की मांग भी जोरों से उठी, मगर सरकार का रुख साफ है कि राम मंदिर बनेगा और कानून के हिसाब से ही बनेगा। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, जिसके बाद बीते मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट में मामले की हर रोज सुनवाई हो रही है और राम मंदिर की आस लगाए बैठे लोगों की उम्मीद बढ़ चुकी है। जो कोर्ट के रवैया चल रहा है ये बहुत अच्छा है, ये जल्द से जल्द निर्णय दे देगा। हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह मोदी सरकार ने 3 तलाक और धारा 370 पर नामुमकिन से लगने वाले अपने कसम को पूरा कर दिखाया है, उससे हर किसी को ये उम्मीद है कि किसी न किसी तरीके से मोदी राम मंदिर का निर्माण का रास्ता भी निकाल लेंगे, जिसके निर्माण से मोदी की चौथी कसम पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राम मंदिर के बाद बीजेपी की 5वीं बड़ी कसम है समान आचार संहिता, यानी मजहब अनेक लेकिन कानून एक। 3 तलाक पर प्रहार कर सरकार अपनी 5वीं कसम की ओर तेजी से बढ़ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कसम भी जल्द ही पूरी हो सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी मजहब अनेक लेकिन कानून एक। 3 तलाक और धारा 370 पर मास्टर स्ट्रोक के बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि मोदी सरकार अपनी 5वीं कसम यानी समान नागरिक संहिता पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। वैसे जुलाई 2016 में ही मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को वक्त की कोठरी से बाहर निकाल कर लाई थी। उस पर जमी धूल को झाड़ फूंक कर उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू करी थी। सरकार ने लॉ कमीशन से रिपोर्ट मांगी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लागू किया जा सकता है। हमारा लॉ कमीशन को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा स्टडी करके एक रिपोर्ट लेने का हम मांग किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पार्लियामेंट में अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सारा बीजेपी का एजेंडा में है, आप लागू कर रहे हैं और नहीं, ऐसा बोलता रहा है। इसलिए मैंने एक डिटेल रिपोर्ट हमारा लॉ कमीशन से मांगा। समान आचार संहिता हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है। एक देश एक विधान की वकालत करने वाली बीजेपी ने
3 तलाक बिल लाकर ये संकेत दे दिए हैं कि अब धर्म आधारित पर्सनल लॉ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। 2019 के संकल्प पत्र में भी मोदी सरकार ने समान आचार संहिता का वादा किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था, अगले 3-4 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार वो सारे काम पूरे कर लेगी जो उन्होंने देश की जनता से वादा किया है। कोई भी वादा अधूरा नहीं रहेगा। इसके बाद हमें नए काम करने होंगे जो देश को विकास के रास्ते पर ले जाए। अगले 3-4 साल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समान नागरिक संहिता भी ले आएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा। फिलहाल मजहब के हिसाब से अलग अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से तलाक लेने, शादी करने, बच्चे गोद लेने और जायदाद से जुड़े मामलों पर एक कानून लागू होगा। देश का संविधान समान नागरिक संहिता का पक्षधर है। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है, लेकिन जब भी कभी संविधान की व्याख्या पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, सियासत आड़े आ गई। विपक्षी पार्टी ये कहकर समान आचार संहिता का विरोध करती है कि बीजेपी बाकी मजहबों पर हिंदुत्व का एजेंडा थोप सकती है। लेकिन तमाम आलोचनाओं के बीच मोदी सरकार चुपचाप अपनी कसम पूरी करने की ओर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकया पर ब्रेक के उस पार प्रधानमंत्री मोदी की छठी और 7वीं कसम। कि सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी हमारे देश में। 1952 से 1967 तक देश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हुआ करते थे, मगर बाद में कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग होने की वजह से बीच में चुनाव हुए और फिर धीरे धीरे कार्यकाल के हिसाब से अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे और चुनावी खर्च बढ़ता चला गया। 1951-52 के लोकसभा चुनाव में कुल 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। सरकार की दलील है कि एक साथ चुनाव में चुनावी खर्च में कमी आएगी, विकास का काम आचार संहिता के पेच में नहीं फंसेगा और माहौल में सियासी कड़वाहट कम होगी। चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग, संविधान समीक्षा आयोग एक देश एक चुनाव पर विचार कर चुके हैं और चुनाव आयोग इसे लेकर सर्वे का काम भी शुरू कर चुका है। इससे लगता है कि देर सवेर मोदी एक देश एक चुनाव वाली अपनी छठी कसम भी पूरी करके ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात 7वीं कसम की। अखंड भारत, ये मोदी सरकार की 7वीं कसम है। सबसे बड़ी, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे अहम कसम। इसीलिए हमने अपने शो का नाम 7वीं कसम रखा है। धारा 370 खत्म हुई तो सवाल उठा, पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन को हासिल करने का अखंड भारत का निर्माण कब होगा। संघ तो अखंड भारत में पड़ोसी देशों को भी शामिल करना चाहता है, यानी मोदी की 7वीं कसम बहुत बड़ी है। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया था कि वो जम्मू कश्मीर के लिए जान दे देंगे। आरएसएस का एजेंडा है अखंड भारत, लेकिन ये अखंड भारत का सपना तभी पूरा होगा जब पीओके और अक्साई चीन को भारत हासिल कर पाएगा। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर
और अक्साई चीन दोनों समाहित। हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी को हिंदू कहने वाला आरएसएस तो हमारे पड़ोसी देशों को भी अखंड भारत में शामिल करने का सपना देखता है। दिसंबर 2015 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने एक विदेशी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था, एक दिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। The RSS still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular goodwill come together and Akhand Bharat will be created. Wow. The RSS believes in that. As an RSS member, I also hold on to that view. But that does not mean we wage war on any country, we annex any country. It doesn't mean. You're going to persuade them through arguments. If two Germanys can come together, if two Vietnams can come together, what makes you to think that two Pakistan and India cannot come together? यानी संघ को लगता है कि एक दिन भारतीय उपमहाद्वीप अखंड भारत में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो दूर की कौड़ी है। फिलहाल तो मोदी सरकार को पाकिस्तान के कब्जे से पीओके और चीन के कब्जे से अक्साई चीन को हासिल करना है। यानी मोदी सरकार की 7वीं कसम बहुत बड़ी है और इस कसम को पूरा किए बिना अखंड भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। धारा 370 हटाना मोदी सरकार के अखंड भारत के सपने की तैयारी ही तो है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही पीओके और अक्साई चीन भी इस अखंड भारत का हिस्सा बनेंगे। 550 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर एक भारत बनाने वाले पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनाने वाली मोदी सरकार अपनी 7वीं कसम पूरी करने के लिए आगे बढ़ रही है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अपने एजेंडे और वादों पर आगे बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी